और सिखाने के लिए एक पूरी कौम कहीं न कहीं इस मंचों पर उपस्थित होती है। और आप जैसे इतने महत्वाकांक्षी लोग और जुझारू लोग इस वेबिनार का हिस्सा हैं। मैं सभी को कोटिशा धन्यवाद देना चाहूँगा। और अभी मैं सुन रहा था जैसे आज का जो सेशन है जिसमें हमारे विषय प्यारे लाल सर होस्टिंग की भूमिका में, और इससे पहले मैंने फरहान सर को सुना। कुछ ऐसी बातें जो कहीं न कहीं कहते हैं कि फरहान सर से तो मुलाकात है हमारी, और कुछ ऐसी बातें जब सुनने को मिलता है जो कि अपने आप में कहते हैं कि अपने लेवल से ऊपर की बातें सुन लेते हैं। तो मैं सच्ची बताऊं तो आप लोगों के बीच में रहकर ही बहुत कुछ समझने का मैं भी कार्य कर रहा हूं। इस पूरे इंडस्ट्री के बारे में अगर बताएं तो मुझे भी बहुत कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, कहते हैं कि संगत का असर होता है और अलग अलग मंचों पर अलग अलग लोगों से सीख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो एक बार फिर से नमस्कार आप सभी को, सभी पार्टिसिपेंट सभी को नमस्कार एक बार। और इस मंच के तमाम फाउंडर लीडर हमारे बीच में फरहान सर हैं, दिलीप सर हैं, नौशाद सर हैं, नूरुल हुसैन सर हैं, और अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गांव कस्बों से उपस्थित तमाम सभी ग्रेट लीडर। मैं अगर स्क्रॉल करता रहता हूँ हमेशा कि ऐसे स्क्रॉल में बहुत से नाम दिखते हैं। जैसे अभी मुझे दिलीप सर की आवाज आई थी पूर्णिया से, मैं सर का नाम नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन आवाज मुझे आई थी और मुझे कि ये तो दिलीप सर का ही आवाज है। और विल्सन बाराशर भी हैं, देखिए स्क्रॉल से बहुत सारे नाम दिख जाते हैं। हमारे बीच में भरत सर हैं। भरत सर हमारे गया से ही बिलोंग करते हैं। तो सभी मातृशक्ति भी जो इस मंच पर विराजमान है। आवाज गूंज रही है कहीं ना कहीं मेरी। चलिए, तो सभी को मेरा नमस्कार। और आज समय की जहां तक बात थी कि समय का तकाजा होता है, और समय के इस पूरे क्रम में हम लोग समय का सदुपयोग करते हुए अगर अपने विषय वस्तु पर आ जाए, तो मैं इस मंच पर आने से पहले सोच रहा था कि आज आप लोगों के बीच में आकर, चूंकि आप जैसे लोग ऑलरेडी बहुत कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में, सिस्टम के बारे में बहुत कुछ समझते हैं, टेक्निकल जानकारी है आपके पास, और आपने एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। तो मैं सोच रहा था इस होस्टिंग के दरमियान, जैसे प्यारे लाल सर बोले कि सीखना पड़ेगा, और सीखने के क्रम में मैं यही सोच रहा था कि सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि बात अगर आती है अर्निंग की, तो अर्निंग से पहले होता है लर्न। और हम लोग सब लोग जानते हैं, ये बहुत कोटेशन फैमिलियर है हम लोगों के साथ, कि फर्स्ट लर्न एंड देन रिमूव एल, देन यू विल बी एबल टू अर्न। पहले लर्न करते हैं और लर्न करने के पश्चात उस लर्न में से एल को रिमूव करते हैं, तो हम इस काबिल बन जाते हैं कि हम अर्न कर पाए। और हम जिस जगह पर हैं, मैं उसकी बात करूं तो मैं बड़ा इसको अंदर गहराई तक अगर मैं कभी कभी सोच रहा था, तो मैं वो बातें आप तक रखूंगा जो मैं सोचा हूं अभी तक। एक दिन ऐसे ऐसे मैं सोच रहा था कि ये जिस जगह पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम लोग इतने ललायित हैं, आखिर इसकी एक बड़ी संरचना को देखा जाए, सीखना तो है हमें। तो मैंने कल्पना किया कि एक बड़ा सा राउंड सर्किल है, और उस बड़े से राउंड सर्किल में लर्न लिखते हैं, LEARN। तो सर्किल में लर्न है, मतलब सीखना तो है हमें। अब सीखना है तो सीखना क्या है, और सीखना है तो क्यों सीखना है, आखिर ऐसी किस मुकाम को, किस लक्ष्य को हासिल करना है कि हमें इस लर्निंग वाले प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो तभी एक दूसरा सर्किल याद आता है, अच्छा, जीवन में लाइफ स्टाइल बेहतर हो, अच्छे तरह से अपना पूरे पारिवारिक लोगों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ अपना जीवन यापन कर पाए,
तो मुझे एक बात याद आती है कि लाइफ में पैसे का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति ने कहा था कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा के बिना भी बहुत कुछ नहीं है। पैसे वो कहते हैं ना, लोग बोलते हैं जैसे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर दूसरी पहलू में बात करें तो पैसा सब कुछ नहीं है, तो पैसा भी बहुत कुछ ही है। मजाकिया अंदाज में किसी व्यक्ति ने कहा कि आखिर अकाउंट में कितना पैसा आ जाए ताकि हमारे मुख से वो बातें निकलनी शुरू हो जाए कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप उनसे पूछिए पैसा जिनके पास नहीं है कि पैसा क्या होता है। वो फिलॉसफी के रूप में अगर कहा जाए तो लोग भले ही बोल दे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, लाइफ में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है उसमें से तीसरा स्थान मैं समझता हूँ। तीसरा स्थान जो है वो पैसे का है। अगर मैं क्रमागत तरीके से इसको कहूँ, हो सकता है ये स्थान लोग पर वैरी करे। ऐसे कहते हैं ना, स्वास्थ्य स्वास्थ्य सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। तो पहला स्थान स्वास्थ्य का आता है, ऐसे कहते हैं, और ऐसा फील भी कीजिएगा आप जब इसको विचार कीजिएगा। तो दूसरा स्थान आता है हमारे फैमिली, हमारे रिलेशंस, और तीसरा स्थान आता है पैसे का। तो बात अगर है कि लर्न करना है तो लर्न क्यों करना है? तो लर्न करना है इसलिए ताकि हम अर्न कर पाए, और जब अर्निंग होती है तो हमारा हेल्थ भी उसको हमारा हेल्थ भी बेहतर रखता है, और हमारे आसपास के लोगों के साथ अ, अच्छा माहौल भी रहता है। क्योंकि पैसे के अभाव में आपने देखा होगा बहुत तरह की खटपट होती है, चाहे वो परिवार के बीच में हो चाहे समाज में हो। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, ये तो पता चल गया। अब बात आती है कि लर्न क्या है। तो क्या लर्न करें? सीखना है, अच्छी बात है, सीखना है। तो सीखना क्या है? तो मैं ऐसे ही विचार कर रहा था कि सीखना क्या है। तो इस सेक्टर में जहां पर हम लोग हैं, उस सेक्टर में अगर मैं कहूं तो चार चीजें पर मेरा फोकस गया था। अगर उसको कैटेगराइज करेंगे तो चार चीजों से बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। बचपन में हम लोग जब कुछ सीखते चले आ रहे हैं बचपन से, तो हम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक सिलेबस पढ़ा है। कहीं ना कहीं सिलेबस हम लोगों को मिलता था। अगर क्लास नर्सरी से लेकर क्लास पूरे ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री तक की अगर बात कर ले, हम पीएचडी धारक भी हमारे बीच में है, तो एक सिलेबस होती है हर एक चीजों का। तो इस जगह पे हमें सीखना क्या है, इस जगह क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस में मेरे हिसाब से जो मैं समझ पे आया कि सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सिलेबस का, और वो है ये इंडस्ट्री जो कि नेटवर्किंग के सिद्धांतों पे चलता है। चार चीजें मुझे लगा इम्पोर्टेंट, और मैं चार चीजों पे आज बात करूंगा। उसकी गहराई में जहां तक जाएंगे, नहीं तो फिर कभी और हम लोग उसके अंदर जाकर टॉपिक के विषय में बात कर लेंगे। तो चार चीजें मुझे समझ में आई कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्क इंडस्ट्री, जिसे हमें सीखने की आवश्यकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिप्टो इंडस्ट्री, जिसे हमें जानने समझने की आवश्यकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो हमारा प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा सब टाइप इसको बोल दीजिए क्रिप्टो इंडस्ट्री का। कहते हैं ना, टाइप होता है, सब टाइप होता है, सब सब टाइप होता है। तो पहला नेटवर्क इंडस्ट्री, दूसरा क्रिप्टो इंडस्ट्री, और तीसरा जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसपे हम लोग कार्यरत है, पीवीसी मेटा की दुनिया, उसे भी सीखना है। इसके टेक्निकल पार्ट को सीखना है, इसके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को सीखना है। और चौथा जो पार्ट आता है वो मैं समझता हूँ कि बिजनेस को सीखने की आवश्यकता है। चार चीजें इंपॉर्टेंट है इस पूरे लर्निंग के पार्ट में। तो एक सर्कल बड़ा सा है लर्न का, और लर्न के इस बड़े से सर्कल में चार ऐसे पॉइंटेड है, चार पिलर हैं इसके, जिसको हमें सीखना होगा। अब नेटवर्क इंडस्ट्री का जो सिद्धांत है, जिसने भी नेटवर्क इंडस्ट्री के सिद्धांतों को बनाया, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के बहुत अंदर अंदर पार्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज से करीब करीब मैं समझता हूँ 2000 ईस्वी में भारत में नेटवर्क इंडस्ट्री का आगमन हुआ था। चाहे किसी भी रूप में हो, उस पर भी नहीं ज्यादा बात करेंगे, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं आगमन हुआ था भारत में 2000 ईस्वी के आसपास। इससे पहले विदेशों में ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लोगों के बीच थी,
तो ये बहुत पुराना इतिहास है, विदेशों का अलग बात है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे पहले हमें उसको ही सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग नेटवर्क बनाने का कार्य करते हैं, अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट का बात करते हैं, टीम बनाने का काम करते हैं, टीम को सीखने का काम करते हैं, टीम को डेवलप करने का काम करते हैं, टीम को मैनेज करने का काम करते हैं। तो ये सब चीज जो है वो ये इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मुझे लगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री को सीखना पड़ेगा और नेटवर्क इंडस्ट्री को सीखने के लिए बहुत सारे आज के डेट में बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर हैं कहीं ना कहीं। जैसे मैं कई बार बहुत बड़े ट्रेनिंग सेशन को ऑनलाइन ही अटेंड किया हूँ, जिसमें मैं नाम भी अगर लूं तो गलत नहीं होगा, संतोष नायर सर को मैंने सुना है, जो कि नेटवर्क इंडस्ट्री के एक प्रचंड विद्वान है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को काफी बारीकी से देखा है, समझा है। मैं उनको कभी स्टडी करता हूँ। हमारे बीच में आप ऑनलाइन जानते होंगे, दीपक बजाज सर हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री के बड़े ज्ञाता वो भी। ललित अरोड़ा सर हैं, कुछ ऐसे और नाम आपके जहन में भी आते होंगे। तो ये इंडस्ट्री बड़ी है और इस इंडस्ट्री को हमें सीखना होगा। क्यों सीखना है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में रहते हैं और हम कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं और पब्लिक के बीच में रहकर एक नेटवर्क बनाने का काम करते हैं, जिसको हम लोग आमचल की भाषा में, आप अपने समाज में भी सुनते होंगे, जोड़ने जुड़ाने का काम, एक टीम बनाने का काम। तो इंडस्ट्री को सीखना है। इंडस्ट्री के बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बेसिक है, इसका एक टाइप बेसिक सीखना होगा कि भाई बेसिक कैसे होगा, स्टार्टअप कैसे होगा इस इंडस्ट्री का। डोंट्स होते हैं, कुछ कार्डिनल रूल्स होते हैं, कुछ कोड स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे नियम कायदे कानून है, कैसे अपलाइन के साथ हमें तालमेल बैठाना है, कैसे हमें लाइफलाइन के साथ अपना बिजनेस को ग्रो करना है, तो लाइफलाइन के साथ हमें कैसा बिहेव करना है। एक लीडर होने के नाते हमें अपना कैरेक्टर क्या रखना होगा, समाज के भीतर भी, समाज के सामने भी। तो एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है जिसको हमें सीखना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, लर्निंग वाले पार्ट में पहला। फिर है हमारा सबसे बड़ा जो बात आता है कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में कदम रखे हैं और क्रिप्टो इंडस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो उदय शायद एक्चुअल अगर मैं बताऊं तो 2009 ही होता है। बिटकॉइन के रूप में मदर करेंसी कहीं ना कहीं हमारे बीच में क्रिप्टो का एक लाइव एग्जांपल। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री का उदय 2009। मैं एक बार पेश पढ़ रहा था, उसमें मुझे एक चीज और देखने को मिला था कि ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन से पहले इस किसी के माध्यम से इसकी प्रयास नहीं हो रही थी। बिटकॉइन के आने से पहले भी कुछ लोग थे जो शायद क्रिप्टो के ऊपर विचार कर रहे थे और उसकी तैयारी हो रही थी, लेकिन कहते हैं कि हर कोई सफल नहीं हो पाता है और कुछ एक लोग सफल हो पाए और उसमें बिटकॉइन के जो निर्माता का नाम आता है संतोषी नाकामोटो साहब का। तो 2009 से कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में प्रचलित होने लगा। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री 2009 से लेकर आज 2023 तक के सफर में हम लोग हैं। तो ये भी एक बड़ा सा लंबा सा गैप है और इस पूरे सफर में अगर नजर डालें तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के बीच में करीब आज कई हजार कॉइन है हमारे बीच में है, कई ऐसे ब्लॉकचेन्स है, कई ऐसे नेटवर्क टाइप आपने देखा ही होगा सभी साथी। तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसको भी हमें समझना होगा, रीड करना होगा। बहुत सारे ऐसे आज के डेट में सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ गए हैं। वॉलेट विभिन्न तरह के हैं, सेंट्रलाइज वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, हार्डवेयर वॉलेट है, सॉफ्टवेयर वॉलेट है। तो इंडस्ट्री का ये सारा का सारा एक पूरा का पूरा पार्ट है। अभी मैं हमारे प्रोजेक्ट पर भी नहीं आया, तो बात चूंकि सेशन की शुरुआत होस्टिंग में लर्निंग से हुई थी तो मेरा विचार भी वहीं जाने लगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री में आज देखा जाए तो कॉइन्स के साथ साथ टोकन्स की दुनिया भी आ गई। टोकन्स के साथ साथ आने वाले वक्त में एनएफटी की दुनिया भी आई है, जिसको हम लोगों ने बारीकी से कुछ जानकारी ली भी थी, एनएफटी क्या होता है। और साथ हमारे आने वाले वक्त में हमारे प्रोजेक्ट में भी एनएफटी आएगा। तो घूम फिर कर अगर बात करें तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है नेटवर्क इंडस्ट्री, क्योंकि हम यहाँ पर टीम बनाने का काम करेंगे, टीम के साथ चलने का काम करेंगे और
टीम को डेवलप करने का काम करेंगे और हमारे साथ जो लोग आते हैं एक उम्मीद के साथ उनके भी टीम को बढ़ाने का काम करेंगे। तो नेटवर्क इंडस्ट्री सीखना है और क्रिप्टो इंडस्ट्री तो है ही हमारा। अभी इसी मंच पर आप कई बार आपने सीएमसी के बारे में देखा होगा। हम लोग सीएमसी के बारे में जाने कि सीएमसी है क्या। उसमें बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं। हम लोगों ने बाइनेंस से परिचित हुआ। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि इस सिस्टम के क्रिप्टो में प्रवेश करने के बाद ही उन्होंने बाइनेंस का इस्तेमाल करना सीखा और आज हम लोग इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में धीरे धीरे ही सही बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आपसी तालमेल के साथ अलग अलग मंचों के माध्यम से अलग अलग लीडरों के माध्यम से ये सब चीज सीखने को मिल जाता है। तीसरा अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा प्रोजेक्ट जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, पीवीसी मेटा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर पीवीसी का मतलब क्या होता है। हम बोले पीवीसी तो एगो पाइप होता है, पानी का जोड़ने वोड़ने का काम आता है, सट जाता है। नया टेक्नोलॉजी आया है पीवीसी, तो लोग पाइप लगाता है पानी उन्हीं के सप्लाई करने के लिए। तो नहीं 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 नहीं, वो वाला पीवीसी नहीं, एगो पीवीसी मेटा आया है। क्या है वो, उसका पूरा नाम क्या है। मतलब पीवीसी का पूरा नाम क्या है। अब वो व्यक्ति पर्लवाइन के अकाउंट होल्डर रह चुके हैं, डीपी प्रोग्रामिंग में कार्यरत करके। तो ये पीवीसी अलग है क्या ये पर्लवाइन से। मैंने कहा साहब जी, पीवीसी को अगर तोड़ा जाए तो पीवीसी यानी कि हमारा जो पर्लवाइन में जो हमारा लोगो था, उस लोगो को याद कीजिए एक बार। पर्लवाइन का लोगो पी और भी के कॉम्बिनेशन से तैयार किया हुआ था। बोले हाँ हाँ सही बात है। तो पी भी का मतलब तो पर्लवाइन ही होता है। हम बोले हाँ पर्लवाइन हो जाएगा, ठीक है सही बोल रहे हैं। हम बोले सी का मतलब क्या होता है। तो सी का मतलब है कि पर्लवाइन जो है वो क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश कर दिया है, जहां सी का मतलब होता है कॉइन और पीवीसी का मतलब होता है पर्लवाइन कॉइन। मतलब पर्लवाइन ने अपने खुद के क्रिप्टो कॉइन, डिजिटल क्रिप्टो कॉइन को लॉन्च किया है। और आपने याद किया होगा तो जब हमारे बीच में वेबसाइट के माध्यम से जब नोटिफिकेशन आई थी कि अब हम लोग क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश करके एक बड़ी इनकम का रास्ता आपके बीच में हम लेकर आएंगे। एक नया मार्केटिंग प्लान, एक नया प्लान आपके बीच में जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। बहुत सारे लीडरों को ये जानकारी होगी, याद भी होगा कि एक नया प्लान आपके बीच में होगा जो आपको आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा बेनिफिट देगा। बोले अच्छी बात है। अब याद कीजिए जब नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी हुई थी और उस लाइन में लिखा हुआ था कि आप इसके माध्यम से प्रत्येक दिन का लाखों करोड़ों अरबों कमा सकते हैं। अब ये लाइन जो है ना, वो पाचन क्रिया हमारा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारी समाज में जिस जगह पे हम लोगों ने पला बढ़ा है, उस जगह पर कभी भी इस बात की शिक्षा ही नहीं दी गई है या इस बात का कभी भी एहसास ही नहीं कराया गया है कि प्रत्येक दिन की लाखों और करोड़ों रुपया की कमाई भी की जा सकती है। तो थोड़ा सा वो एक्सेप्टेबल बहुत लोगों का नहीं रहा। और जब कहते हैं ना कि जब हमारी औकात से कहीं ऊपर की बात हमें दिखाई जाती है ना, तो उसको एवे करके टाल देते हैं, ये एवे बात कर रहा है। तो सिस्टम ने जब लिखा कि भाई लाखों करोड़ों का इनकम प्रत्येक दिन आप कर पाएंगे, तो बहुत सारे लोगों का ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पाया और हवा हवाई के जैसा उन्होंने सिस्टम के प्रति बड़ा नकारात्मकता भाव के साथ सिस्टम से मुंह मोड़ लिया। खैर वो बहरहाल एक अलग बात है। हम बात कर रहे हैं सीखने वाली बात को लेकर। तो तीसरा पार्ट हमारा जो था वो पीवीसी मेटा का है। क्रिप्टो के बाद पीवीसी मेटा का है। तो पीवीसी मेटा में हमारा मार्केटिंग प्लान भी सीखना है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान भी नए व्यक्तियों के पल्ले तो कभी नहीं पड़ने वाला। हाँ, समझाने वाला व्यक्ति अगर शांति के साथ सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहे और समझाने वाले व्यक्ति एक बार उसको उसके पूरे रिजल्ट पर फोकस करके समझाए तो आसान से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट स्टडी करने के लिए किसी को बोल दिया जाए कि लो ये है इसका मार्केटिंग प्लान, इसको स्टडी कर लो समझ में आ जाएगा,
तो बड़ा मुश्किल पेचीदा काम है मेरे ख्याल से। बाकी लोगों की आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है, हो सकता है बहुत से साथी को समझ में आ जाता होगा। मेरे समझ में तो मेरे पल्ले तो पड़ा ही नहीं था मार्केटिंग प्लान। और मार्केटिंग प्लान को मैंने बार बार रीड किया, तो मुझे लगा अच्छा ये मार्केटिंग प्लान है। कुछ लोगों से सुझाव भी लिया था, तो बाद में समझ में आने लगा कि अच्छा मार्केटिंग प्लान क्या है। और बहुत बार तो हम लोग मार्केटिंग प्लान को एक्सपीरियंस लेकर समझ पाते हैं। हम सबको पता है कि हमारा पीवीसी मेटा में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, सीड फंडिंग का हो या टोकन फार्मिंग का हो, तो ये सब कार्य का अनुभव हमें मिला है कार्य करते करते। तो उसी बुनियाद पर हमने अपने भीतर वो ज्ञान का समायोजन किया है कि हाँ इसका मार्केटिंग प्लान है क्या, और कैसे यहाँ पर बेहतर से बेहतर प्रॉफिट मिल पाएगा, लोगों को कैसे बेहतर से बेहतर प्रॉफिट दे पाएंगे। तो ये हमारा अनुभव है, हमारा खुद का वर्किंग अनुभव है, जो हमें इस प्लान को हमारे अंदर समाहित करवा दिया है। चौथा चीज के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और बात करेंगे। चौथा चीज होता है व्यापार। देखिए, व्यापार की दुनिया को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज व्यापार चूंकि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, कई हजार सालों से व्यापार चल रहा है, लेकिन व्यापार तो दुनिया में चल रहा है, क्या हर लोग व्यापारी है क्या? हर लोग अपने अपने प्रोफेशन में कहीं ना कहीं व्यस्त है, कुछ ना कुछ कार्य में तो है। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, तो कोई शिक्षक है, तो कोई कुछ और कार्य में व्यस्त है। कुछ लोग हैं जो व्यापार की दुनिया में हैं, तो उनके बीच में व्यापार थोड़ा सा समझ में उनको जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर कोई व्यक्ति पेशे से टीचर है और टीचिंग प्रोफेशन में अपने आपको मतलब घोल के रखे हुए हैं, और अगर उनसे व्यापार की बात करें तो शायद व्यापार उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। पेशे से कोई अगर सरकारी कर्मचारी भी हैं, तो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका तनख्वाह आता है। अगर उनके सामने व्यापार की बात करें ना, तो व्यापार उनके पल्ले बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम वही किसी गुजराती व्यक्ति के पास बैठ जाए, मारवाड़ी के पास बैठ जाए, मारवाड़ी समाज के व्यक्ति के पास बैठे, जैन समाज के व्यक्ति के पास बैठे, तो उनके खून में वो व्यापार का पूरा भरा हुआ है संरचना, तो उनके लिए व्यापार आसान है। तो चार ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखने की आवश्यकता है। नेटवर्क इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री, पीवीसी मेटा का हमारा दुनिया, और चौथा व्यापार की दुनिया। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, और इस चार चीजों को सीखते हुए हम इस कॉन्सेप्ट पे लगातार उसके सिद्धांत पे चलते हुए कार्यरत करेंगे, तो यकीन माने जो सिस्टम ने जो लाइन अप लिखी थी कि आप प्रत्येक दिन की लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, वो बहुत आसान काम है। बस करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और मिलकर चलने की आवश्यकता है। ये जो बातें हैं वो सीखने के क्रम में समझ में आता है। मार्केटिंग प्लान, और अब इस पूरे चारों चीज के भीतर भी बहुत कुछ समाहित है। हर एक अगर चीजों को तोड़ा जाएगा ना, तो एक एक कंटेंट प्राप्त हो पाएगा, एक एक टॉपिक प्राप्त हो पाएगा, उस टॉपिक के ऊपर चर्चा की जा सकती है। नेटवर्क इंडस्ट्री का बहुत सारा टॉपिक आ जाएगा, क्रिप्टो का भी बहुत सारा टॉपिक आएगा। पीवीसी मेटा के बारे में भी अगर बात करें तो मोटा मोटी कम से कम पीवीसी मेटा का जो टेक्निकल पार्ट है वो तो हमें समझना ही है। इसके अलावा पीवीसी मेटा का जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो भी हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर दो ही चीज इंपॉर्टेंट है पीवीसी मेटा का, एक तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा टेक्निकल पार्ट। क्योंकि आज से पहले हम लोग टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं भी थे, तो चलता था काम हमारा। लेकिन मैं बहुत से ऐसे साथियों से को जानता भी हूँ जो इस इंडस्ट्री में, इस सिस्टम में रहकर टेक्निकली पार्ट से बिल्कुल अभिन्न है। उनको पता ही नहीं है कि आखिर कौन सा पार्ट कहाँ होगा, सीड फंडिंग कैसे होगा, टोकन फार्मिंग कैसे होगा, रिडीम कैसे होगा, पीवीसी ट्रांसफर कैसे होगा, अदर्स की फार्मिंग करनी है तो कैसे होगा, पैसे विड्रॉवल अगर करने हैं यहाँ से इस पूरे बिजनेस से तो वो कैसे होगा। तो ये सब चीजें जो है ना पता ही नहीं है, तो टेक्निकल के बिना इस दुनिया में चलना असंभव है। अच्छा, बिजनेस वाली बातों में भी एक बात और मैं भूल गया कि बिजनेस की दुनिया को सिर्फ, चूंकि वो भी छोटा दुनिया नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, जिसको मैं सबसे एक लाइन में कहा जाए तो बिजनेस में बैलेंस शीट को बनाना, उसको सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जिस व्यापार में है वो हम तो एक व्यापार में ही है। तो हमारे इस व्यापार में क्या होता है, हम व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद
कुछ प्रॉफिट पार्ट को विड्रॉ करते हैं, जैसा कि एक नॉर्मली कहते हैं, पिंकी साह मैडम भी आई थी एक दिन मंच पे, तो बता रही थी कि कम से कम 30% का आप इस्तेमाल कीजिए, जो आपने कमाया उसका 30% को आप खर्च कीजिए। और वाकई में सच बात है, वो एक बैलेंस शीट है वो, और वो बनाना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा खुद से, कोई बताने तो नहीं आएगा। हाँ, टीम के साथ लगेगा तो आपके जो सीनियर है वो बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके एक शीट बनाओ, आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, आप इन्वेस्टमेंट के बाद आपने जो प्रॉफिट गेन किया है उसमें से कितना विड्रॉ करेंगे, कितना दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे और अपने कैपिटल को बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर हम छोटे कैपिटल से अगर एंट्री लिए हैं बिजनेस में, तो हमें कैपिटल बढ़ाना भी है और अपने व्यापार में प्रॉफिट निकाल कर अपना डेली का जो खर्चा होता है वो भी चलाना है, तभी तो जाकर एक तरह के सपने पूरे हो पाएंगे ऊपर लेवल के। तो बैलेंस शीट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे पार्ट का, इस पूरे दुनिया का। तो 4 चीज मुख्य रूप से हो गई। अब बात आती है, मैं उस नोटिफिकेशन पे चर्चा करूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बातें थी, और आज हम लोग सीखने और बिजनेस के ग्रुप में अगर है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आता है कि विश्वास करना। किस पर विश्वास करना है? तो विश्वास करना है सबसे पहले तो खुद पर विश्वास करेंगे, उपलाइन पे विश्वास करेंगे, वो बात की बात है। सबसे पहला विश्वास मैं समझता हूँ कि जिस प्रोजेक्ट पर हम कार्यरत हैं उस प्रोजेक्ट पे हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। पीवीसी मेटा हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा बिजनेस है, तो हमें सबसे पहले इस बिजनेस पे, इस प्रोजेक्ट पे विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि काम की शुरुआत विश्वास के साथ होती है। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर आपका हमारा विश्वास नहीं होगा ना उस प्रोजेक्ट पे, तो हम वहां पर कदम चलाने से ही डरेंगे। और विश्वास जब पनपता है तो फिर लोग दौड़ना शुरू करते हैं। अब बात आती है कि विश्वास होगा कैसे। तो विश्वास के पहलू मैं समझता हूं कि पिछले 8 सालों से अधिक समय से चलता हुआ ये सफर पीवीसी मेटा का, ये सबसे पहले विश्वास का एक बहुत बड़ा सबूत है कि पिछले इतने सालों से वो चल रहा है। मार्केट में इस प्रकार से टिक कर काम करना, हर तरह के लोग हैं मार्केट में, पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह का, लेकिन पीवीसी मेटा अगर पिछले 8 साल से अधिक समय से चल रहा है इस पूरे दुनिया में, तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहले विश्वास की एक सबसे पहले बड़ी बागडोर बताती है। दूसरा चीज, ये बात पिंकी सा मैडम भी बता रही थी कि जिस सिस्टम ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि आप आइए और अपने पैसे को ले जाइए, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये विश्वास की सबसे बड़ी दूसरी ताकत है। तो सिस्टम अपने आप में एक मजबूत पिलर के साथ खड़ा है। ये सिस्टम के प्रति विश्वास हमारा होता है। जिन लोगों का विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास दिलाने की आवश्यकता है। और जब तो विश्वास, ऐसा नहीं है कि विश्वास उनका भी नहीं, विश्वास है उनका, लेकिन कहते हैं ना कि जब गोले दाग दिए जाते हैं ना, तो हंसता हुआ इंसान, आंसू गैस के अगर गोले दाग दिए जाएंगे तो हंसता हुआ इंसान भी रोने लगेगा, आंखों में आंसू आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई लाफिंग गैस अगर छोड़ दिया जाए और कोई इंसान अगर बैठा है किसी तरीके का मतलब डिप्रेशन में, फिर भी वो हंसने लगेगा। तो मार्केट का माहौल, बाजार का माहौल, आपसी चर्चा, बाजार की चर्चा, इधर उधर का बात अगर गलत तरीके का नकारात्मकता होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास की जो पावर है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती है। और ऐसा ही हुआ है कुछ लोगों के साथ भी। खैर वो भी अलग बात है। तो एक विश्वास तो है ही सिस्टम के प्रति। दूसरी चीज है जिसके साथ हम इस व्यापार में आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं, उस सप्लाइन के प्रति विश्वास। और तीसरा है खुद पर विश्वास। तब जाकर इस व्यापार में एक अच्छी मुकाम तक पहुंच पाने का एक मतलब दिखता है रास्ता कि हाँ यहाँ से पहुंचा जा सकता है। एक नोटिफिकेशन को याद होगा हम सबको कि एक नोटिफिकेशन के ऊपर मैं बहुत ऐसे बातें नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी लोग आज के डेट में जो सवाल करते हैं उस सवालों पे मैं थोड़ा सा बात रखता हूँ। एक नोटिफिकेशन था जिसमें लिखा हुआ था कि 7 मिलियन हमारे कम्युनिटी हो गई है, और हमारी कम्युनिटी 7 मिलियन हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। इसलिए हम इससे आगे की कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा विचार नहीं कर रहे हैं और हम क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन हम सबको याद होगा। तो यहाँ पर ना एक बात मुझे याद आ रही है
कि जैसे लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है 7 मिलियन, मतलब कि 7 मिलियन का मतलब होता है 70 लाख, 70 लाख की कम्युनिटी है। कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, अकाउंट की सीरीज को देखा जाए तो करीब करीब 85 लाख का कम्युनिटी होता है। मानते हैं 85 लाख नंबर सीरीज आती है तो 85 लाख का कम्युनिटी होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स या तो फिर इनएक्टिव होंगे, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हो जाते हैं इनएक्टिव होगा। तो एक राउंड फिगर सिस्टम के नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का राय है और मैं उस राय पर कुछ आईने साफ करना चाहता हूँ। शायद ये मेरा कहना गलत भी हो सकता है या सही हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा तो एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। तो सिस्टम के उस नोटिफिकेशन को बुनियाद मानकर मैं कुछ बातें अपने लोगों तक बता रहा था, और वो बातें मैं मंच के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ आज कि 7 मिलियन की संख्या सिस्टम ने कही कि हमारी कम्युनिटी इतनी हो गई है कि हमारे लिए पर्याप्त है, और हम इससे आगे की कम्युनिटी नहीं भी बनाएंगे तो हमारा काम आगे चलेगा। एक दूसरा रिकॉर्ड जो हमारे सामने आता है कि 85 लाख अकाउंट सीरीज के मुताबिक, मान के चलते हैं 15 लाख अकाउंट इनएक्टिव हो, सिस्टम की बातें 7 मिलियन को हम लोग पकड़ के चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है 7 मिलियन, आप ही का बात, 70 लाख लोग, 70 लाख अकाउंट। लेकिन आज के डेट में पीवीसी मेटा को होल्ड करने वाले लोगों की संख्या का अगर हम ब्लॉकचेन पे चेक करते हैं तो करीब करीब आज के डेट में वो 1.25 लाख हो गया है। एक 1.25 लाख हो गया, पहले 1 लाख 15,000 16,000 17,000 चल रहा था, और अभी आज समय में 1.25 लाख के आसपास दिखता है वो। ठीक है 70 लाख अकाउंट होल्डर, 70 लाख की कम्युनिटी सिस्टम के नोटिफिकेशन के अनुसार, बोले हाँ, तो 1.25 लाख ही क्यों है यहाँ पर होल्डर्स की संख्या? हम बोले बात तो सही है, 1.25 लाख ही है। साथियों यहाँ समझने की आवश्यकता है, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सीड फंडिंग किया होगा, विलंब से किया होगा, या फिर उन्होंने एक पीवीसी मेटा को होल्ड करने की जो क्राइटेरिया हमारे सिस्टम के माध्यम से कहा गया था कि आप अपने कनेक्टेड वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क जिसमें भी आपका हो कनेक्टेड वॉलेट, उस कनेक्टेड वॉलेट में आप एक पीवीसी मेटा को होल्ड जरूर कीजिए। तो बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने सीड फंडिंग तो किया है लेकिन एक पीवीसी मेटा को होल्ड नहीं किया है, और ऐसे तमाम साथियों में से कुछ साथी आपके बीच में आपको दिख भी जाते होंगे। कल लोग बोलते होंगे सर मेरा कुछ खुल नहीं रहा है, देखिए ना डीपी मेरा रिडीम नहीं कर पा रहे, सुनने डीपी रिडीम होना शुरू हो गया है। तो फिर बताना पड़ता है उनको कि लगता है आप अपडेट नहीं रहे हैं, आपको एक पीवीसी मेटा अपने वॉलेट में रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका टोकन फार्मिंग का पेज ओपन होगा और तब जाकर आप अपना डीपी को रिडीम कर पाइएगा। तो फिर वो ऐसे लोग एक एक पीवीसी मेटा होल्ड करना शुरू किए हैं, और इसी का नतीजा है कि आज 1.25 लाख पहुंचे हुए क्या है, 1,18,000 से 17,000 18,000 से। ऐसे प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैंने भी बहुत लोगों के साथ फील किया है, उसको बताया है। तो अच्छा ठीक है एक पीवीसी मेटा रखना पड़ेगा, अच्छा ठीक है दिलवा दीजिए, कैसे मिलेगा बताइए। तो एक अनुमानता कहूं अगर, तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख आज के डेट में होल्डर्स हैं। मान के चलते हैं 3,75,000 के ऐसे कुछ अकाउंट्स हो सकते हैं, एक अनुमानता राउंड फिगर, जिन्होंने शायद सीड फंडिंग किया हो लेकिन पीवीसी मेटा को होल्ड नहीं किया हो। पीवीसी मेटा को शायद उन्होंने होल्ड नहीं किया हो, तो अप्रोक्सीमेटली कहें तो करीब 5 लाख लोग तो जरूर होंगे जिन्होंने सीड फंडिंग किया हो। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा पर्ल वाला अकाउंट था और मैंने तो उस पर कुछ किया ही नहीं है, मतलब मैंने सीड फंडिंग की जो लास्ट डेट आई थी उस लास्ट डेट तक भी मैंने सीड फंडिंग नहीं किया, तो अब मेरा क्या होगा? साथियों अगर देखा जाए ना सिस्टम के डेटा के अनुसार 7 मिलियन अकाउंट यानी कि 70 लाख अकाउंट, 1.25 लाख और 3,75,000 उधर मान के चले अगर, तो 5 लाख, यानी कि अभी भी 65 लाख ऐसे लोग होंगे कहीं ना कहीं जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट होल्डर होके रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के प्रति ये विश्वास हमें बनाए रखना होगा कि हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ ऐसे रास्ते विकल्प ऐसे हमारे सामने निकल कर आए जो हमें उस 65 लाख बचे हुए कम्युनिटी को भी हमारे बीच में लाकर खड़ा करने की ताकत देता हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, एक मैं अनुमानता मैं सोच रहा था क्योंकि कुछ सवाल ऐसे मेरे साथ सामने आ जाते हैं। हो सकता है आपके बीच में भी आपके लीडर्स आपसे पूछते होंगे, आपकी टीम के लोग भी पूछते होंगे सर हम लोग का क्या, हम लोगों ने तो सीट फंडिंग नहीं किया, बहुत से लोगों ने नहीं किया है। और मैं कहता हूं कि डेटा के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 65 लाख तो जरूर होंगे अकाउंट होल्डर्स जिनका सीट फंडिंग नहीं हुआ है और आज भी वो डीपी प्रोग्रामिंग में पर्ल, कोरल, ऑनेक्स होंगे। खैर ये बहरहाल एक अलग बात है। अब बात आती है कि हम जिन लोगों ने 1.25 लाख लोग अकाउंट होल्डर्स
अगर 1.25 लाख लोग हम लोग पीवीसी मेटा को होल्ड किए हुए हैं, तो हमारे और आपके कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 1.25 लाख अकाउंट, 1.25 लाख पीवीसी मेटा होल्डर्स मतलब हम और आप ही हैं, जो इस पूरे पीवीसी मेटा की दुनिया में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है। और अगर हमारे कंधे पर एक जिम्मेदारी है, तो निश्चिंत है कि उसका एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने वाले भी हम और आप ही होंगे। अब हमारा आप लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारे प्रोजेक्ट का 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उस 2 इंपॉर्टेंट पार्ट में पहला पार्ट आता है सीड फंडिंग और दूसरा पार्ट आता है टोकन फार्मिंग। सीड फंडिंग 28 तारीख से जब स्टार्ट हुआ, सिस्टम ने कहा कि भाई बजट आपका जो भी हो, आप अपना सीड फंडिंग जरूर करो। और उसके नोटिफिकेशन में इस बात का प्रामाणिकता दिखता था कि उन्होंने लिखा था कि आप अवश्य कीजिए, सीड फंडिंग में भाग आप अवश्य लीजिए। मुझे नहीं पता कि इस अवश्य को लोगों ने कितना हल्के में लिया था, या उनकी ऐसी क्या बातें रही होगी, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन उस नोटिफिकेशन को जरूर याद करना होगा कि अगर सीड फंडिंग में भाग लेने की बात अवश्य लिखी गई थी, और उस अवश्य का तवज्जो देकर जिन लोगों ने सीड फंडिंग किया, आज कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े लाभ प्राप्त किए हैं। और उस कार्यकाल में, उस वक्त में जिन लोगों ने सीड फंडिंग को तवज्जो नहीं दिया, या बाजारू चर्चा में कहीं ना कहीं अपने आप को घोल मिल लिए और कहते हैं कि बहकावे में आ गए, वो कहीं ना कहीं आज भी सोचते हैं। और ऐसे कुछ लोग भी जो बताते हैं कि मैंने तो गलती कर दिया, मैंने तो सीड फंडिंग ही नहीं किया। तो ये तो सीड फंडिंग वाली बात हो गई। सीड फंडिंग का बाजार और गर्म हुआ कब तक? जब तक कि ये बात हमें समझ में आ रहा था, हमारे टीम में हम लोगों को समझ में आ रहा था कि भाई अगर हम डीपी धारक हैं और हमारे वॉलेट में डीपी है, चाहे वो 100 डीपी हो, मिनिमम 105 डीपी की बात थी। अगर 105 डीपी भी है, या मैक्सिमम 10,000 डीपी भी है, 50,000 डीपी भी है, कुछ रूबी अकाउंट होने के पास तो 80-90 हजार डीपी की संख्या भी मैंने देखी है। मैं रूबी बेसिकली नहीं था, लेकिन फिर भी पता है कि 90,000 डीपी वाले लोग भी थे। तो ये तमाम सभी लोगों, चाहे वो 105 डीपी धारक हो, चाहे 90,000 डीपी धारक हो, जब तक ये चर्चा थी कि भाई जब तक आप सीड फंडिंग नहीं करेंगे, हमारा डीपी तो रिडीम ही नहीं हो पाएगा। और इस पूरे बाजार में जब सिस्टम के लास्ट डेटे आई, तो बहुत से साथी ने सीड फंडिंग कर अपने डीपी को भुनाया, और जिन्होंने ये नहीं किया वो शायद कहीं ना कहीं आज सोचते होंगे कि भाई सीड फंडिंग करके अगर डीपी भुना लेते तो आज एक अच्छा मुनाफा होता, क्योंकि आज हमारा डीपी जो है वो बीएसडी के वैल्यू के बराबर, और बीएसडी की वैल्यू आज करीब करीब 90 प्लस ही हो चुकी है, जो हमें मिनिमम 100 डीपी के बदले में 5% अगर काट के भी बात करें हम, तो 7.72 पीवीसी हमें दे रही है एज स्टेकिंग पे जाने के बाद। तो कहते हैं ना कि पछताने से अच्छा है कि हमें राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए। और ये तो सीड फंडिंग वाली बात तो हो गई, लेकिन अब बात आती है टोकन फार्मिंग का। देखिए, टोकन फार्मिंग में मैं भी बहुत क्लैरिटी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सिस्टम के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर हम लोग पढ़ें, तो ये लिखा हुआ है कि पीवीसी मेटा टोकन के प्रोग्रेस के लिए हम आपके बीच में एक एक्साइटेड ऑफर लेकर आए हैं, या लेकर आने वाले हैं, जिसका नाम है अर्ली बर्ड ऑफर। जब तक आप अपने सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग पर विशेष फोकस करें। कुछ ऐसे साथी हैं जिन ये बताते हैं कि ठीक है, ये क्लैरिटी तो नहीं लिखा हुआ है ना कि हम सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी हमको अर्ली बर्ड का ऑफर मिल पाएगा। पुराने कथन अनुसार, अच्छा ठीक है, जब डीपी रिडीम होना शुरू हो जाएगा ना, तब हम सीड फंडिंग करें। अभी डीपी कहाँ रिडीम हो रहा है? डीपी जब जाने लगेगा तब सीड फंडिंग करेंगे, अभी तो नहीं कुछ हो रहा है। अच्छा, पीवीसी मेटा का रेट ग्रोथ कर जाएगा ना, तब हम सीड फंडिंग करेंगे। और आज कहीं ना कहीं विचार करने पर विवश होंगे वो लोग सभी साथी कि भाई हमने राइट डिसीजन क्यों नहीं लिया। तो हो सकता है सिस्टम का क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ, उस नोटिफिकेशन को अगर ध्यान से पढ़े हम, तो अर्ली बर्ड ऑफर हम आपके बीच में लेकर आएंगे पीवीसी मेटा के ग्रोथ के लिए, एक एक्साइटेड ऑफर के रूप में, जब तक आप अपने सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग की प्रक्रिया पर ध्यान दें।
मतलब कि टोकन फार्मिंग का जो पूरा का पूरा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, चाहे क्राइटेरिया 1 का हो, क्राइटेरिया 2 का हो, 3 का हो, उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम काम करें और पीवीसी मेटा की दुनिया में फार्मिंग का जो प्रक्रिया है, खेती करने की जो प्रक्रिया है, जहां पर अपने फंड का मिनिमम 200% की प्राप्ति हम कर सकते हैं, और 200 फंड की प्राप्ति तो हर बाय डिफॉल्ट है, वो तो एक तरीके का कि सबको प्राप्त होगा भाई। जिसने भी सीड फंडिंग किया है, जिसने भी टोकन फार्मिंग किया है, तो वो बाय डिफॉल्ट है कि भाई आप 200% की प्राप्ति करेंगे ही करेंगे। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ये 400% तक का सफर प्राप्त हो पाएगा। मतलब आप उस पूरे 2 चार्ट को ध्यान देंगे तो 2 चार्ट को ध्यान देने से इस बात का पता चलता है कि एक ऐसा पार्ट जो हमें बताता है कि आपको टीम के साथ काम करना है, टीम को डेवलप करना है, टीम को बनाना है, और अपना ही नहीं बल्कि अपने साथ आए हुए लोगों के भी टीम डेवलपमेंट में आपको अपना योगदान देना है। क्योंकि अगर योगदान नहीं देंगे तो जो स्पीड अप है वो डाउन हो जाएगी। तो टीम को सपोर्ट करना है, टीम के साथ लग के काम करना है। और दूसरा चीज ये कहता है कि आप अपने बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर भी ध्यान जरूर दें कि आपके साथ जो टीम की संख्या तैयार हुई है उसकी बिजनेस वॉल्यूम क्या है। क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, हमारे जो परसेंटेज है 200% का, वो हम 250% पे ले जा सकते हैं। अब क्या क्राइटेरिया है, कितना बिजनेस वॉल्यूम होगा और कितने लोग हमारे साथ होंगे और उनकी फार्मिंग सेल्फ की क्या होगी, वो तमाम बातें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट है। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं आज भी। मार्केटिंग प्लान चर्चा होती रहती है समय समय पर। व्यापार में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें डिमांड और सप्लाई का रेशियो पे ध्यान देना होगा। डिमांड और सप्लाई, अब ये डिमांड सप्लाई हमारे हाथ की बात नहीं है। सिस्टम ने जो डिजाइन किया है वो इतना स्मूथली बनाया है कि डिमांड और सप्लाई का चेन एक बैलेंस के रूप में चलता रहेगा। आप इस बिजनेस को हम और आप कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, आपको भी पता चल रहा होगा कि ये सप्लाई और डिमांड का जो चेन है वो इतना स्मूथली बना हुआ है कि मार्केट में टिकने लायक है। और मार्केट में टिक कर, जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज का डिमांड जब बढ़ता है तो उसकी प्राइस तो ऑटोमेटिक बढ़ती ही है। और इसको इस प्रकार से सजाया ही गया है, इस पूरे चरखा में इसको बोल दूं, अगर इस पूरे साइकिलिंग व्यवस्था को बोल दें, एक चेन जैसा सिस्टम बनाकर, गियर सिस्टम लगाकर एक ऐसा डिजाइनिंग किया गया है पूरा का पूरा। जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है ना, तो उनकी आप कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट को देखिएगा तो एक चेन वहां लगा हुआ है, एक व्हील वहां लगा हुआ है, हाँ, और हर एक व्हील एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं एक ऐसा ही साइंस सेंटर में जाकर देखा था, तो मुझे वो साइंस सेंटर वाले वो पूरा का पूरा चेन सिस्टम याद आता है। और उसमें ये प्रतीत होता है कि हर एक चीज एक दूसरे से इस प्रकार से कनेक्टेड बनाया गया है कि उसकी बैलेंस को वो बना के चलेगा मार्केट में। और बैलेंस के इस क्रम में डिमांड जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, और सप्लाई जो है हमारा पीवीसी मेटा का हम सबको पता है 150 करोड़ की है। तो डिमांड बढ़ने से हमारा जो रेट है वो बढ़ेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो सिस्टम ने नोटिफिकेशन में लिखा भी है कि भाई आप अगर नए पीवीसी टोकन्स की खरीदारी करते हैं तो ये एक्सचेंज पर इसके रेट को स्थिर रखने में या इसके ग्रोथ कराने में भरपूर सहयोग करेगा। और हम सबको पता है कि ये ओपन मार्केट का एकदम ओपन बिजनेस है, खुली बाजार का खुला व्यापार। और इस खुले व्यापार को हम जितना खुले मन के साथ करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे, वो हमें उतना ज्यादा बेनिफिट देगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की एक एक अगर कैलकुलेशन पे विचार करें तो मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन निकाला था, और एक बार मैं कुछ लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, पॉकेट अलाउ बहुत ज्यादा नहीं करता है हर तरह के वर्गों के लिए। अगर बात करें तो एकदम निम्न वर्ग में अगर मैं बात करूं कि अगर वो व्यापार करने के इच्छुक है या नहीं है, तो इच्छुक तो हम बना देंगे उनको। लेकिन अगर एकदम सबसे छोटे स्तर की बात करें ना, तो सबसे छोटा स्तर मैं इस मंच पे भी बोलूंगा। वैसे मुझे पता है कि इस मंच पर एक से एक धुआंधार लीडर है जिनकी फार्मिंग कई हजारों की है, लेकिन एकदम निचले स्तर पे मैं जाकर बात कर रहा हूं। अगर टीम बिल्डअप के साथ 5 के मैट्रिक्स में 5 के लेवल तक, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है तो हमें उस पर तो ध्यान देना ही है।
5 के मैट्रिक्स पर 5 के लेवल में, जैसे अंडा का ट्रे होता है, पेप्सी का जो कैरेट होता है, उसमें देखिएगा कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली बना होता है और उसी में वो बोतल रखाई जाती है। तो अगर हम 5 का मैट्रिक्स यानी कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली अगर इस पर भी हम चलते हैं तो हमारे टोटल स्टीम की साइज होती है करीब करीब, राउंड फिगर में बोलूं तो 4000 के आसपास का। चलिए ये एक टीम की साइज टीम बिल्डअप के साथ एक बड़ी भी लगती है, लेकिन नहीं, कुछ बड़ी भी नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अगर कॉन्सेप्ट में है और 20 का मैट्रिक्स हमारा सिस्टम ही कहता है तो ये बहुत बड़ा संख्या भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी अगर अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है और उसके सामने कोई विकल्प नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इस दुनिया का एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे बीच में है जहां पर हम अगर टीम बिल्डअप के साथ छोटे से स्तर मात्र 50 बीएसडी और 50 बीएसडी सीट फंडिंग टोकन फार्मिंग और एक पीबीसी बेटा टोकन को होल्डिंग करके भी अगर हम एकदम निचले स्तर के लोगों के साथ भी अगर व्यापार करें जाकर, तो करीब इन्वेस्टमेंट अमाउंट पड़ता है उनके इस व्यापार की दुनिया में करीब 11 से साढ़े ग्यारह हजार रुपए का, 11 से साढ़े 11,000 रुपए का। और उस फॉर्मूले में, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में फॉर्मूला का एक बहुत बड़ा योगदान है और फॉर्मूला हमारे मैथमेटिशियन साहब ने बनाया है, नाम जुबान पे नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि कहते हैं कि बड़े लोगों के नाम भी जुबान पे लेना बड़ा कठिन होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो गायक होता है, जो संगीतकार होता है ना, वो किसी बड़े संगीतकार या गायक का नाम लेने से पहले कान पे तौबा तौबा करके उसके बाद बड़ा इज्जत से नाम लेते हैं। तो हम लोग तो समझिए कि जो फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट हमारे बीच में रखा गया है, वो इतना लाजवाब रखा गया है कि हर तरह के वर्ग के लोग छोटे से अमाउंट के साथ इस व्यापार की दुनिया में अगर कदम रखें, और व्यापार जन और धन के साथ होता है, तो धन के रूप में मात्र 11 से साढ़े 11,000 रुपए मिनिमम बात कर रहा हूँ साथियों। ऐसे तो बड़ा अमाउंट से बहुत लोग, आप लोगों ने किया, हम लोगों ने किया, लेकिन छोटा से छोटा बात करते हैं, तब भी जाकर इस पूरे जन और धन के व्यापार के साथ प्रत्येक दिन का इतना इनकम तो जनरेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीज में करीब 4,000 रुपए होती है, काट छाट कर, री इन्वेस्ट कर कर भी। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन हम लोगों ने निकाला था कुछ लोगों के लिए, ताकि आप छोटी सोच के साथ भी व्यापार को आप ऊपर तक ले जा सकते हैं। विशेष मार्केटिंग प्लान हमेशा होता रहता है, समझते हैं हम लोग इस चीज को। और आज मैं चाहूंगा कि कुछ ज्यादा नहीं तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बार हम लोग जैसे कि नजर डालते हैं। 0.25 का जो स्पीड ऑफ है बाय डिफॉल्ट, जिसको हम 1.25 तक ले जा सकते हैं, मतलब एक गियर से 5 गियर तक का सफर है। ये तो गियर ही है। और उसके अलावा दूसरा पार्ट आता है हमारे माइलेज का। तो माइलेज अगर हमको पसंद नहीं आ रहा है कि भाई 200% का माइलेज पसंद नहीं है, तो हम 400% के माइलेज को भी ले सकते हैं। और उसकी व्यापार की सिनेरियो है, बिजनेस वॉल्यूम है, और बिजनेस वॉल्यूम को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, हमारा जो इनकम का जो दायरा है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब चीजें तो आप सब समझते भी हैं। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। कुछ बातें आपके बीच में हो सकता है गलत तरीके से पेश हुई हो, तो क्षमा प्रार्थी भी है उसके लिए। और विशेष चलते हैं हमारे बीच में होस्ट महोदय सर के पास। जी